कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी मैक्स को देखते हैं जो कुछ फाइल्स लेकर इंटेलिजेंट एजेंसी के हेडक्वार्टर में जाता है जहां वो डेटा एनालिस्ट का काम करता है। मैक्स वहां मीटिंग में अपने चीफ और सभी एजेंट को काउस नाम के एक टेररिस्ट के बारे में बताता है कि काउस के आदमी न्यूक्लियर डिवाइस के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हमें उन पर नजर रखनी होगी। तो दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग में काउस के लीडर सीगफ्रीड को देखते हैं जो अपने आदमियों से कहता है कि हमें जो यहाँ से चाहिए था वो हमें मिल गया है, इसलिए अब इस बिल्डिंग को आग लगा दो, जिससे वो सब उस बिल्डिंग को आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। तो इसी बीच हेडक्वार्टर में चीफ मैक्स को बताता है कि तुम जहां डेटा के काम में बहुत एक्सपर्ट हो और तुम जैसा डेटा कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एजेंट बनने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। हालांकि तुम एजेंट टेस्ट में पास भी हो गए हो, लेकिन मैं तुम जैसा बेहतर डेटा एनालिस्ट नहीं खो सकता हूँ। ये सुनते ही मैक्स उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे एजेंट बनने का बहुत शौक होता है। कुछ देर बाद जब मैक्स हेडक्वार्टर वापस आता है तो वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है। तभी मैक्स वहाँ एक एजेंट 99 से मिलता है और उसी वक्त उन दोनों को किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं और वो लोग जैसे ही उनके सामने आते हैं तो उसी वक्त मैक्स उन सब पर अटैक कर देता है। और जब मैक्स को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं उन्हीं के ही टीम के मेंबर्स थे, तब चीफ उन सबको एक सीक्रेट रूम में बुलाता है जहाँ चीफ सबको बताता है कि हेडक्वार्टर में जो हमला हुआ है वो काउस ने ही करवाया था। वो उन्हें बताता है कि पिछले 3 मंथ में बहुत सारे न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी हुई है, खास करके येलो केक यूरेनियम की। तब चीफ उन्हें क्रिस्टिक नाम के एक आदमी की पिक दिखाकर बताता है कि ये काउस के लीडर सीगफ्रीड का खास आदमी है। सीगफ्रीड अपने सारे काम इसी से ही करवाता है। इससे पहले कि सीगफ्रीड उन न्यूक्लियर यूरेनियम का कोई गलत इस्तेमाल करे, हमें इस आदमी क्रिस्टिक के जरिए सीगफ्रीड को पकड़कर उसे रोकना होगा, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये आदमी क्रिस्टिक कहाँ रहता है। मैक्स चीफ को बताता है कि ये आदमी रशिया में रहता है क्योंकि मैंने क्रिस्टिक के बारे में एक रिपोर्ट लिखी थी, शायद आप लोग पढ़ना भूल गए थे। तब चीफ क्रिस्टिक को पकड़ने के लिए रशिया में एजेंट 99 और उसके साथ मैक्स को भेजने का फैसला करता है। मैक्स वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका एजेंट बनने का सपना अब पूरा हो गया था, जिससे ये दोनों रशिया के एक होटल में पहुंच जाते हैं जहां मैक्स किसी 2 आदमियों की बातें सुन रहा होता है। और वो जैसे ही उनके पास जाता है तो उसी वक्त मैक्स की घड़ी पर अलार्म बजने लगता है जैसे कि वो कोई सिग्नल हो। और ऐसे ही होता है, जब कोई भी रेडियो एक्टिव चीज इस घड़ी के पास आते है तो उसमें अलार्म बजने लगता है, जिससे मैक्स 99 को बताता है कि मैं अभी 2 आदमियों के पास किया जो रेडियो एक्टिव थे, यानी कि न्यूक्लियर यूरेनियम की चोरी में वो आदमी भी वहीं थे। 99 ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है। फिर वो उन्हीं दोनों में से एक आदमी की गाड़ी का पीछा करते हैं जो सीधा एक घर में जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है, और वो घर किसी और का नहीं क्रिस्टिक का होता है। अंदर जाने के लिए वो जब देखते हैं तो बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं, जिससे वो दोनों अंदर जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों रेडी होकर अंदर उसी पार्टी में जाते हैं जहाँ 99 क्रिस्टिक का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ डांस करती है। तो इसी बीच मैक्स मौका पाकर क्रिस्टिक के कंप्यूटर सिस्टम को ढूंढ रहा होता है ताकि उन्हें न्यूक्लियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, मगर उसे सिस्टम कहीं नहीं मिलता है। तब 99 मैक्स को बताते हैं कि क्रिस्टिक का सिस्टम गेस्ट हाउस में रखा है। वहाँ जाने के लिए वो दोनों एक टनल के जरिए उसी गेस्ट हाउस में जाते हैं जहाँ क्रिस्टिक ने लेजर लगाए होते हैं ताकि उसके सिस्टम तक कोई न पहुँच सके, मगर वो दोनों भी उन्हीं लेजर से बचकर उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ सिस्टम रखा होता है। 99 जल्दी से उस सिस्टम में इंफॉर्मेशन निकालती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले क्रिस्टिक ने मॉस्को की एक बेकरी में बॉम्ब बनाने का सामान भेजा था। तो उसी वक्त वहाँ पर क्रिस्टिक और उसके आदमी उन पर फेरें करने लगते हैं, मगर वो दोनों क्रिस्टिक और उसके आदमियों पर अटैक करके उन्हें वहीं मार देते हैं। फिर ये दोनों सीधा मॉस्को की उसी बेकरी के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ से वो दोनों अलग अलग होकर उसी बेकरी के अंदर जाते हैं। और मैक्स जैसे ही बेकरी के अंदर जाता है तो उसे वहाँ सीगफ्रीड और उसका असिस्टेंट मिलता है और मैक्स उनके सामने ऐसे शो करता है जैसे वो उनके साथ कोई डील करने आया हो। तब वो दोनों उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ सीगफ्रीड मैक्स को 99 को कैमरास पर दिखाकर बताता है कि मैं तुम दोनों के बारे में पहले से जान गया था कि तुम दोनों यहाँ किसी मकसद के तहत आए हो, इसलिए सीगफ्रीड अपने आदमी को कहता है कि मैक्स को मार दो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इससे पहले कि वो आदमी मैक्स को मारता तभी मैक्स उस आदमी पर अटैक करके उसे वहीं बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है जहाँ मैक्स उसी येलो केक यूरेनियम को देखता है और साथ में वहाँ बहुत ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल और वेपन भी देखता है। तब मैक्स बड़ी होशियारी और चोरी से उन वेपन पर छोटे छोटे बॉम्ब लगा देता है ताकि वो तबाह हो जाए, जिससे मैक्स 99 को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उसी वक्त वो बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं और उन दोनों के सामने सीगफ्रीड का एक आदमी आ जाता है जो उन दोनों पर अटैक कर देता है। तब मैक्स उस आदमी की आवाज सुनकर उसे एक रिकॉर्डिंग याद आती है कि इस आदमी का नाम तो दिलीप है। वो मैक्स को मारने ही वाला होता है। तभी मैक्स उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से तुम ऐसे किलर बन गए हो। मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनी थी, तुम तो एक अच्छे इंसान हो। ये सुनते ही दिलीप उसे नहीं मारता और उन दोनों को वहाँ से जाने
देता है। तो रास्ते में 99 मैक्स को बताती है कि चीफ खुश है और वो आगे के काम में एजेंट 23 को भेज रहा है। तो दूसरी तरफ हम सीक फीड को देखते हैं जो अपने साथी को बताता है कि हमारा अगला टारगेट लॉस एंजलिस है जहां हम अटैक करेंगे, क्योंकि वहां सिटी के सभी ऑफिसर और साथ में बहुत सारे लोग भी होंगे, खास करके वहां प्रेसिडेंट भी मौजूद होगा जो सब के सब वहां मारे जाएंगे। तो सुबह को एजेंट 23 99 को कॉल करके बताता है कि उसने उसी बेकरी में अच्छे से देख लिया है, वहाँ कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं थे, मतलब मैक्स ने हमसे झूठ बोला। और ये सब कुछ मैक्स सुन लेता है। तो उसी वक्त चीफ और एजेंट 29 मैक्स को डबल एजेंट समझकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे हेडक्वार्टर की जेल में डाल देते हैं। उधर सीक फीड प्रेसिडेंट को एक मैसेज देता है। वो उसे बताता है कि मैंने पिछले कई मंथ में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन इकट्ठे किए हैं जिसे मैंने 20 दुश्मन कंट्री में भेज दिए हैं और उन बॉम्ब का एक्टिवेशन कोड का उसके पास है। अगर आपने हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम उन बॉम्ब के कोड सब कंट्रीज को बांट देंगे जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए हमें $200 बिलियन चाहिए। मगर प्रेसिडेंट ये मजाक समझकर सीक फीड की कॉल कट कर देता है। वहाँ मौजूद चीफ प्रेसिडेंट को बताता है कि सीक फीड मजाक नहीं कर रहा था, वो सच कह रहा था, क्योंकि पिछले कई मंथ से उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को चुराया है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट उसकी बातों का यकीन नहीं करता है। तो इसी बीच मैक्स को जेल में रेडियो से दिलीप का मैसेज मिलता है कि सीक फीड लॉस एंजलिस को निशाना बना रहा है, क्योंकि दिलीप भी अब मैक्स के साथ होता है। मैक्स वो सुनकर कैसे भी करके जेल से निकल जाता है और सीधा चीफ के पास जाता है। उसे बताता है कि मैं यहाँ एक बॉम्ब को ढूंढने आया हूँ, मुझे ये खबर सीक फीड के एक आदमी ने दी है जो बेकरी में मेरा दोस्त बन गया था। 99 वो सुनकर समझ जाती है कि इसे दिलीप ने मैसेज दिया होगा, इसलिए वो चीफ को कहती है कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें मैक्स की बात पर यकीन करना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है, जिससे चीफ मैक्स की बात का यकीन कर लेता है और उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट आज डिज्नी हॉल में एक म्यूजिक प्रोग्राम अटेंड करने वाला है, इसलिए वो सब वहीं डिज्नी हॉल में जाने का फैसला करते हैं। तो दूसरी तरफ सीक फीड दिलीप को बताता है कि मुझे पता है उस दिन तुमने बेकरी में उन दोनों एजेंट को छोड़ दिया था, इसलिए अब अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। इसलिए दिलीप मजबूरन उसी बॉम्ब के ब्रीफ केस को चोरी से डिज्नी हॉल में पहुंचा देता है। उधर वो एजेंट वहीं डिज्नी हॉल में पहुंच जाते हैं, मगर प्रेसिडेंट का एक गार्ड उन सबको अंदर जाने से मना कर देता है, इसलिए वो बाहर आकर उस हॉल में अंदर जाने का कोई और रास्ता तलाश करने लगते हैं। और जब मैक्स एजेंट 29 के करीब जाता है तो उसे वहीं रेडियो एक्टिव का सिग्नल मिलता है। तब 99 एजेंट 29 को कहती है कि इसका मतलब यही है कि उस दिन तुमने हमसे झूठ बोला था कि तुम्हें बेकरी में कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिला था, जबकि वो वहीं था, और तुमने सारा इल्जाम मैक्स पर लगा दिया कि ये डबल एजेंट है, हालांकि डबल एजेंट तो तुम हो। तब मैक्स 23 के हाथ में एक ब्रीफ केस देखकर उसे पूछता है कि इसके अंदर क्या है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और 99 को अपनी गन पैंट पर लेकर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे चीफ और मैक्स भी उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। तो रास्ते में 23 उसी बॉम्ब के कोड को एक्टिव करके उसके बारे में सीक फीड को बता देता है कि बॉम्ब एक्टिव हो गया है, यानी कि काउस कोई और नहीं एजेंट 23 ही था। 99 वो देखकर 23 को कहती है कि तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। तो उसी वक्त मैक्स 23 की गाड़ी में घुस जाता है और उस पर अटैक कर देता है और वहीं ब्रीफ केस लेकर वो 99 के साथ गाड़ी से एक कपड़े पर गिर जाते हैं। तो तभी मैक्स अपने सामने ट्रेन को देखता है, उसे देखते ही वो 99 को दूसरी साइड फेंक देता है, क्योंकि मैक्स का पाँव उस कपड़े की रस्सी से अटका था। तब मैक्स जल्दी से उस रस्सी को काट देता है और 23 अपनी गाड़ी के साथ ही ट्रेन से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं मर जाता है, मगर मैक्स बच गया था। 99 उसे जिंदा देखकर खुशी से उसके गले लग जाते हैं। तब वो दोनों उसी ब्रीफ केस में उस डिवाइस को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डिज्नी हॉल में जो म्यूजिक चल रहा है उसके खत्म होते ही वो बॉम्ब वहीं ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे वो दोनों चीफ के साथ ही डिज्नी हॉल में जाते हैं, जहाँ मैक्स म्यूजिशियन को पकड़कर उसे वहां से हटा देता है और वो सबको बताता है कि यहाँ बॉम्ब है और मेरा अंदाजा है कि वो बॉम्ब यहीं पियानो के नीचे होगा। और वो जब चेक करते हैं तो वाकई में मैक्स का अंदाजा ठीक निकलता है, बॉम्ब वहीं पियानो में ही होता है और इसी वजह से वहाँ सभी लोग मैक्स से खुश होकर क्लैपिंग करने लगते हैं कि आज उसी की वजह से वहाँ सभी लोग बच गए हैं। इसी बीच दिलीप सीक फीड को कहता है कि शुक्र है बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है, वरना तुम्हारी वजह से कई मासूम लोगों की जान चली जाती। ये कहते ही वो सीक फीड को गाड़ी से नीचे समंदर में फेंक देता है। उधर मैक्स और 99 चीफ के साथ अपने हेडक्वार्टर वापस आ जाते हैं, जहाँ सब अब बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।